नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका संकल्प के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारा बेहद ही खास कार्यक्रम है संवाद। संवाद की आज के इस कड़ी में हम बातचीत करने जा रहे हैं महिला सशक्तिकरण पे, मिशन शक्ति पे। आज हमारे समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, सरकारी स्तर पर भी और गैर सरकारी स्तर पर भी। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय है हमारे बलिया में, और वहाँ पे है डॉक्टर निशा राघव जी। डॉक्टर निशा राघव जी इस समय जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय से जो मिशन शक्ति एक मुहिम चल रहा है उसकी आप समन्वयक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। टाउन डिग्री कॉलेज में आप बॉटनी डिपार्टमेंट में हैं और बहुत सारी सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में आपकी बहुत ही सक्रिय भूमिका होती है। तो पुनः एक बार स्वागत और अभिनंदन करते हुए हम आपसे एक सवाल लेते हैं कि जो मिशन शक्ति चल रहा है जननायक के माध्यम से, विश्वविद्यालय के माध्यम से, तो एक तो कि जब हम इस दौर में हैं कि आज़ादी के लगभग 70 साल बाद बहुत सारे बदलाव हुए हैं, लेकिन अभी भी स्त्रियों के प्रति, लड़कियों के प्रति हमारे समाज की सोच नहीं बदली है और उनको आगे बढ़ाने में हमारा समाज अभी भी बहुत पीछे है। तो ये जो मिशन शक्ति चल रहा है, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है और इससे हम क्या हासिल कर पाएंगे? बिल्कुल। मैं पहली बात तो उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगी, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि उन्होंने बहुत एक अच्छा कदम लिया है ये, और उसमें पूरा प्रशासन, शासन सब सहयोग कर रहे हैं। मुख्य उद्देश्य जहाँ तक मैं समझती हूँ वो ये है कि शायद हम भारतीय समाज की सोच को आज़ादी के 75 वर्षों में भी बदल नहीं पाए। वो ये सोच है कि शायद ये हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, या हम ये कहें कि हम जो समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, हम 21वीं शताब्दी तक पहुंच गए, वो परिवर्तन के साथ हम चल नहीं पाए। तो मुझे लगता है कि शायद यही सोच लेकर के कि हम अपने समाज में स्त्रियों, महिलाओं, बच्चियों, बालिकाओं के प्रति थोड़ा सा जागरूक हों, उन्हें सहयोग करके हम आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो मुझे लगता है कि मिशन शक्ति इस रूप में एक अच्छा कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य जागरूकता ही है या फिर कुछ और? मुख्य उद्देश्य जागरूकता ही है कि हम अपने समाज में हर बच्चे, चाहे वो बालक हो या बालिका हो, वहां से शुरू करें, और जब वो जागरूक हो जाएंगे तो वो समाज आगे बढ़ते बढ़ते स्त्रियों और महिलाओं तक पहुंच जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये मिशन शक्ति के द्वारा हम करें, तो ये शायद शासन की सोच रही है। जी, स्त्रियों की जो स्वतंत्रता है, स्त्री स्वतंत्रता की जब हम बात करते हैं तो वास्तव में हम स्त्री स्वतंत्रता का अर्थ किस रूप में समझेंगे, किस रूप में लेके स्त्री एक स्वतंत्र है, इसको हम कैसे देखेंगे? जैसे आमतौर पर हम जो भारतीय फैमिली है हमारी, खास करके जो मध्यम वर्गीय परिवार है, तो उसमें हम देखते हैं कि कोई स्त्री जो है नौकरी पेशे में भी है, अच्छा काम करती है, फिर भी वो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हो पाती है, निर्णय पुरुष ही लेता है। तो इसको आप किस रूप में देखती हैं? जहाँ तक भारतीय समाज की बात है, मैं विश्व की तो बात यहाँ नहीं करूँगी। जहाँ तक भारतीय समाज की बात है, तो वहाँ पर जब एक बिटिया पैदा होती है, बच्ची पैदा होती है, तो वहाँ से ही शुरू हो जाती है ये सोच कि वो स्वतंत्र है या नहीं है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि शादी से पहले पिता का नाम या भाई के साथ जुड़ाव, और शादी के बाद पति का नाम या दूसरे परिवार में जाकर के वो नाम दिया जाता है। तो जब हमने ये सोच ही स्वतंत्र नहीं रखी, तो हम कैसे ये सोच लें कि स्त्री या बालिका स्वतंत्र है? दूसरी बात, ये धीरे धीरे समाज में बदलाव निश्चित रूप से हो रहा है, लेकिन वो बदलाव अभी हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे। शायद वो बदलाव 10 से 15% ही होगा, और उस बदलाव को अगर हम 50% तक ले आए तो मुझे लगेगा कि शायद स्त्रियों की सोच में स्वतंत्रता आ गई है। सोच में जहाँ तक कपड़े पहनना है, समाज में निकलना है, कार्य करना है, वो कुछ कुछ स्वतंत्रता हासिल कर रही हैं और बाहर निकल के कोशिश कर रही हैं। फिर भी कभी उन्हें अपने घर से कहीं दूर तक जाना होता है तो वो अपने भाई का या अपने पिता का सहयोग लेती हैं कि मुझे वहाँ तक पहुँचा दूँ। तो जब हम खुद अपने में, यानी एक स्त्री होने के नाते, एक बालिका होने के नाते, अपने अंदर ये आत्मविश्वास नहीं जागृत करेंगे कि मैं ये कार्य कर सकती हूँ, तब तक ये स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल सही बात है। और चूंकि आप प्रोफेसर हैं, बॉटनी डिपार्टमेंट में आप साइंस पढ़ाती हैं, आपने एक लंबा समय दिया है टीचिंग में। परिवर्तन आप वहाँ का, जैसे क्लास में जो बच्चियाँ आते हैं, आपके यहाँ मतलब को एजुकेशन है हमारे यहाँ, तो को एजुकेशन में जो बदलाव आपने क्या देखा? जैसे बहुत साल पहले जब आप, आज से 10 साल 15 साल पहले जब आप क्लास में पढ़ाती रहीं तो उन बच्चियों को आपने देखा, आज जब आप देख रही हैं तो उसमें कितना बदलाव आया है अभी तक?
निश्चित रूप से समय के अनुसार बदलाव हुआ है। और 1992-93 से अगर मैं शुरू करूं तो उस समय लड़कियों की संख्या केवल विज्ञान शिक्षाओं में थी और कक्षाओं में होती थी, और वो भी 20% 25% था उनकी संख्या के आधार पर। और आज की स्थिति में ये है कि हमारे पास 85% लड़कियां हैं, 85% लड़कियां हैं। तो ये बदलाव दिखाई दिया, ये घर से शुरू हुआ बदलाव। घर से शुरू हुआ कि माता पिता की सोच में बदलाव आया, दादा दादी की सोच में बदलाव आया, तभी तो हमारी बालिकाएं, हमारी बच्चियां बाहर निकल पाई। और उच्च शिक्षा में 85% एक कक्षा में लड़कियों का होना निश्चित रूप से एक अच्छा बदलाव है, पॉजिटिव साइन है, धनात्मक है। सही बात है। और उम्मीद हम लोग करते हैं कि आगे और ज़्यादा जो है इसका बदलाव जो है पॉजिटिव हम लोग इसको देखेंगे। एक सवाल बार बार आता है कि जैसे स्त्रियों के प्रति जो हिंसा है, घर से लेकर के बाहर तक बलात्कार की घटनाएं जो हमारे देश में लगातार बढ़ती जा रही हैं या हम लोग देखते हैं लगातार, तो उसमें जो हम दोष जब देना होता है तो सामान्य रूप से पुरुष वर्ग दोष देता है कि लड़की ही दोषी है, वो कम कपड़े पहनती है या इस तरीके की हरकतें करती है कि हम उसके प्रति जो है वो, और स्त्रियों का ये रहता है कि पुरुष मानसिकता की वजह से हमारे साथ इस तरीके से हो रहा है। इसको आप कैसे देखेंगी? ये एक बहुत अहम प्रश्न है और इसका उत्तर बहुत जटिल है, क्योंकि जटिलता इसलिए है कि दोनों ही तरफ से कहीं ना कहीं कमी है। केवल यही नहीं कहा जाएगा कि लड़कियां कम कपड़े पहनती हैं या उनका आचरण ऐसा है, क्योंकि बालिकाओं के साथ, बहुत छोटी बच्चियों के साथ, 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष की बच्चियों के साथ इस तरह का हो रहा है, तो वहाँ पर ये प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और दूसरी तरफ हम ये कहें कि पुरुष सोच ही खराब है तो ये भी आवश्यक नहीं है। कहीं कोई क्षणिक हो सकता है, क्षणिक का मतलब हाँ, किसी एक ऐसी स्त्री के प्रति जो परिपक्व है उसको देख करके या उसके कपड़ों को देख करके किसी पुरुष के मन में ये आ सकता है, जो कि बहुत 0.000 कहीं परसेंटेज में होगा। तो ये दोनों तरफ से बातें देखी जाएं तो हाँ, निश्चित रूप से जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं या हमारा समाज विकसित होता चला जा रहा है, हम पश्चिमी सभ्यता की तरफ बढ़ रहे हैं। और पश्चिमी सभ्यता का मतलब कहने से आप समझ रहे होंगे कि हम चाहते हैं थोड़ा सा खुलापन, बालिकाओं की सेंस में कह रही हूँ, तो वो खुलापन का मतलब हम भी चाहते हैं कि हम उस तरह के कपड़े पहने। वो कपड़े निश्चित रूप से फिल्म उद्योग में तो अच्छे लगते होंगे, लेकिन हमारी बच्चियां भी चाहती हैं कि हम भी उस तरह से दिखाई दें, उतने सुंदर लगें या ऐसे कपड़े अच्छे पहने। वो अच्छे हों या नहीं हो अलग बात है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र बनता है। तो बालिकाओं के लिए तो मैं यही कहूंगी कि वो समाज को देख करके अपने कपड़े पहने, क्योंकि अगर हम बलिया जैसे समाज में हैं तो अभी हमारी मानसिकता उतनी विकसित नहीं हुई है। अगर हमारी मानसिकता उतनी विकसित नहीं है तो निश्चित रूप से हमारे कपड़े लुभावने हो सकते हैं पुरुषों के लिए। और जहाँ तक पुरुष समाज में है तो देखिए, स्त्री और पुरुष दो पहलू हैं इस समाज के, दोनों अलग अलग लिंग लिए हुए हैं, तो मन में एक विचार, एक भावना सबके रहती है। तो हम ये हमेशा न कहें कि लड़के गलत है, पुरुष गलत हैं और लड़कियां गलती पर हैं। तो हमें दोनों के बीच में एक संतुलन स्थापित करके चलना चाहिए। एक बेहतर समाज के निर्माण में तो दोनों की भूमिका अहम है। और एक मान लीजिए परिवार को ही लेके चलिए, भाई के मन में तो ये भावना अपनी बहन के प्रति नहीं आती, जहां तक हम लोग देखें, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं गलती है। यानी हम अपने परिवार के लड़कों को सिखाएं या बालकों को सिखाएं कि बाहर समाज में भी हमें कैसा आचरण करना है, तो हमारी सोच घर से बदले। हाँ, जनरली ऐसा होता है कि हम लड़कियों के ऊपर तो बहुत सारे बंदिश लगाते हैं कि तुम ऐसे कपड़े न पहनो, तुम घर से बाहर न निकलो, इस तरीके से करो। और लड़कों को हम खुली छूट दे देते हैं कि तुम चाहे जैसे रहो, उससे कोई मतलब नहीं है। थोड़ा परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि अगर मैं अपने परिवार से शुरू करूं तो मैं अपने बेटे पे भी वही अंकुश लगाती हूँ जो अपनी बिटिया को समझाती हूँ। हाँ, ये जरूरी तो इसका मतलब ये है कि दोनों में संतुलन रख के हम चलें। और परिवार ही ऐसी इकाई है जो बच्चे को एक सही आचरण, सही संस्कार दे सकती है। एक, चूंकि आप स्वयं एक स्त्री हैं और आपने बहुत समय, जैसे बचपन से लेकर के अब तक का जो समय गुजरा है, किन संघर्षों से होकर के यहाँ तक पहुँची हैं आप, और उन रास्तों का जिक्र अगर हम करें तो संक्षेप में कि कहाँ कहाँ आपको किस तरीके से स्ट्रगल करना पड़ा आपको? वैसे तो मैं ऐसे परिवार में जन्मी जो न्यायिक सेवाओं से जुड़े थे। पिता मेरे एज जज रिटायर हुए। मुझे अपने परिवार में कहीं कोई ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। थोड़ा दादी के स्तर पे होता था कि ज़्यादा मत पढ़ाओ, शादियां कर दो या उम्र हो गई है, लेकिन वैसे उन लोगों ने भी सहयोग किया। हाँ, समाज के स्तर पे कहीं कहीं परेशानियां आई। जैसे हम अगर डिग्री कॉलेज में बात करें तो डिग्री कॉलेज में महिलाएं बहुत कम हैं और पुरुष ज़्यादा हैं, पुरुष साथी हमारे, तो कहीं ना कहीं टिप्पणियाँ और बहुत
सारी बातें हमें सुनने को मिली, लेकिन उसका भी हमने सामना किया डट करके। और कभी अकेले जाना पड़ा कि ट्रेन में सफ़र करके जाना पड़ता था, तो माता पिता को बताना समझाना पड़ता था कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप घबराएं नहीं, और हम बिल्कुल आपको ऐसी कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। और हिम्मत से आगे निकल करके हम लोगों ने काम किया। तो बचपन से और अब तक थोड़े बहुत संघर्ष हर स्तर पे हुए महिला होने के नाते, लेकिन उन सब को पार करते हुए यहाँ तक पहुँचे। और आज लगता है कि बच्चियाँ भी हमारी इस क्षेत्र में आगे बढ़ें और उनको जितना हम दिशा निर्देश दे सकें दें। बिल्कुल। एक स्त्री और होते हुए, और चूँकि आप एक गरिमामयी पद पर भी हैं, तो जो हमारी लड़कियां हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, जो बहुत सारे फील्डों में अपना करियर बनाना चाहती हैं और बोल्डली आना भी चाहती हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, उनसे क्या कहना चाहेंगी? उनको मैं 3 बातें कहूँगी। पहली बात तो कहूँगी कि आत्मविश्वास रखो। यानी कोई भी समाज में ऐसा पुरुष या बालक नहीं है जो आपको कुछ तंग कर सके। तो पहली चीज़ आत्मविश्वास रखो। क्या आत्मविश्वास है? मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर वो साहस है। दूसरा, जब हम परिवार की इकाई के साथ चल रहे हैं तो अपने परिवार में अपने माता पिता, अपने अभिभावक को हम संतुष्ट रखें इस बात से कि हम आपका नाम रोशन करेंगे। तीसरी बात कहूँगी कि आप अपनी पसंद के क्षेत्र में जाएं, जो आपको पसंद है। किसी के लादे हुए, किसी के कहे हुए क्षेत्र में ना जाएं। उस क्षेत्र में जहाँ भी संभव हो सकेगा मैं आपके समक्ष हूँ, मैं आपका सहयोग करूँगी। और बहुत सारे क्षेत्र हैं जो लड़कियाँ आगे बढ़ करके अपना सकती हैं, कोई क्षेत्र अछूता नहीं है। आप एनडीए में जा सकती हैं, आज आपके लिए प्रोविज़न है। आप टीचिंग में तो है ही हैं और आगे बढ़ें अध्यापन में, उच्च शिक्षा में आएँ। मैं चाहूँगी, हमारी लड़कियाँ कम हैं उच्च शिक्षा में, बहुत कम महिलाएं हैं, आप आएँ। और तीसरी बात, तीसरा क्षेत्र ये है कि आप कोई भी सेवाओं में, न्यायिक सेवाओं में, IAS-PCS प्रशासनिक सेवाओं में आराम से जा सकती हैं। और बैंक की सेवाएं आप लोगों के लिए आपका स्वागत कर रही हैं। तो बहुत सारे फील्ड में जाने के लिए। तो लड़कियों से तो आपने इन सब इतनी सारी बातें कह दी, लड़कों से आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे आपके स्टूडेंट तो दोनों हैं, लड़के भी हैं लड़कियों भी हैं। बिल्कुल। और जहाँ तक मैंने महसूस किया है अपने महाविद्यालय में, सभी बालक बहुत अच्छे हैं, सब लड़के बहुत अच्छे हैं। केवल बात यह है कि हम अभिभावक होने के नाते, टीचर होने के नाते उनको समझाएं अच्छी तरह से कि आप समझदार हैं और कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है बालकों की सोच में भी परिवर्तन हो रहा है और वो महाविद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं के प्रति सजग हैं और उनको सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। ये अच्छी बात है। और बहुत सारी चीज़ें आपकी प्रकाशित हुई हैं, बहुत सारी किताबों में बहुत सारे आर्टिकल, कविताएं भी आप लिखती हैं। तो चलते चलते कुछ कविताएं भी हम सुनेंगे आपसे कि इस समाज को आप एक संदेश कविता के माध्यम से। हाँ, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं ये डॉक्टर धनंजय सिंह हैं, आप जानते होंगे, धर्मयुग के संपादक रहे हैं। उनकी 2 पुस्तिकाएं हैं, पुस्तक थी, एक सागर से शिखर तक और दूसरी नई सदी के हस्ताक्षर। इसमें मेरी 6 से 7 कविताएं प्रकाशित हुई हैं और पुराना है हालांकि ये प्रकाशन, और कुछ मैं लिखती रहती हूँ। मेरी डायरी है, कई डायरी बदल चुकी हूँ और कोशिश करूँगी कि आगे मैं एक अपना संकलन जो है उसको छपवाऊँ। तो मैं एक मेरी कविता नारियों पे ही है, मैं वो सुनाना चाहूँगी आपको। लिखी तो मैंने बहुत सारी हैं, घर परिवार, तुलसी के ऊपर या पर्यावरण के ऊपर या वृक्ष जो काटे जा रहे हैं उन पे भी मैंने साइंस की कविताएं लिखी हैं, विज्ञान की। और मैं एक नारी पे जो कविता है वो सुनाना चाहूँगी और मुझे बहुत पसंद है, हृदय से पसंद है और आपके समक्ष प्रस्तुत है। नारी नारी नहीं हूँ सबला, नारी नारी नहीं हूँ सबला, मुझको कहो ना अब तुम अबला। क्या बात, बहुत बढ़िया। बेटी बनकर जन्मी थी मैं, पा न सकी माता का दुलार। जैसे हम सब जानते हैं हमारे समाज में जब बिटिया पैदा होती है तो उतनी खुशी नहीं मनाई जाती जितना पुत्र हैं, लेकिन अब परिवर्तन हो रहा है निश्चित रूप से। बेटी बनकर जन्मी थी मैं, पा न सकी माता का दुलार। पत्नी बनकर ब्याही थी मैं, पर न मिला पति का वो प्यार। माँ बनने का मिला सौभाग्य, तो बेटी जन्म के मिला तिरस्कार। फिर वही बेटी जन्म के मिला तिरस्कार। क्या बेटे ही वंश चलाते, बेटी से ना चलता परिवार। मैं आप सब से आज इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, क्या बेटे ही वंश चलाते, बेटी से ना चलता परिवार। बेटी पत्नी माता बनकर करती आई पालन संस्कार। आज मैं गर्व से कहती हूँ, हाँ मैं हूँ नारी,
हाँ, मैं हूँ नारी, मैं हूँ सबला, मुझको कहो ना अब तुम अबला, क्या बात मुझको कहो ना अब तुम अबला। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम आपने समय दिया हमको इतना, इसके लिए आपका बहुत आभार। और दोस्तों, संवाद कार्यक्रम में हम लोगों ने बात किया डॉक्टर निशा राघव जी से, जो कि जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में जो अभी मिशन शक्ति चल रहा है उसके आप कोऑर्डिनेटर हैं। और बहुत सारे विषय में खुल करके आए कि इस बेहतर समाज का निर्माण अगर करना है, एक बेहतर समाज बनाना है, तो हमें स्त्री पुरुष का भेद मिटा करके सबको समन्वित रूप से आगे आकर के तभी हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम और अपनी प्रतिक्रिया भी हमें देते रहिए। मिलते हैं फिर अगली कड़ी में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।